मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज, विधायकों में शुरू हुआ लॉबिंग का दौर, तुलसी और गोविंद का मंत्री बनना तय, शिव के करीबियों की होगी वापसी। शिवराज कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज होते ही मंत्री बनने विधायकों में लॉबिंग का दौर शुरू हो गया है। मंत्रिमंडल में 6 पद खाली हैं, जिसमें तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का मंत्री बनना तय है। इन दोनों के बाद बचे 4 पदों पर किसको मौका मिलेगा, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री के हाथ बंधे हुए थे, लेकिन नतीजों के बाद स्थितियां बदल गई हैं। क्या अब वे अपने करीबी और पूर्व मंत्रियों को मौका देंगे? कैबिनेट में कोई फेरबदल भी करेंगे? बीजेपी का जोर क्षेत्रीय संतुलन पर भी है। ऐसे में क्या पिछली बार जगह पाने से चूके बिंद और महाकौशल के एक सीनियर विधायक को कैबिनेट में जगह मिलेगी? मुख्यमंत्री की सिंधिया से बातचीत हो ही चुकी है। एक दिन पहले दिल्ली में हाईकमान से भी विस्तार पर विस्तार से चर्चा होने की खबरें हैं। मुख्यमंत्री जी पर निर्भर करता है कि वो किसको रखना चाहेंगे। 4 या 5 स्थान रिक्त हैं, उनकी पूर्ति होकर के मध्य प्रदेश, अब चूंकि 3 साल हमारा रोड में पैसा बनेगा कि मध्य प्रदेश की सरकार स्थायी रूप से बन चुकी है, तो हम कुछ परिणाम दें और मध्य प्रदेश में जो अपेक्षाएं जनता की हैं उसको पूरा कर सकें। तो उसके लिए जो भी उपयोगी चेहरे होंगे वो निश्चित रूप से माननीय शिवराज जी अपने टीम में रखेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल फिलहाल अहमदाबाद में हैं। वहां से वे भोपाल आएंगी या लखनऊ जाएंगी। 1-2 दिन में उनका कार्यक्रम आने पर स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि 6 और 7 दिसंबर को वे भोपाल आ सकती हैं, यानी उसके 1 या 2 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। उधर इन अटकलों को लेकर विपक्ष सवाल उठाने से नहीं चूक रहा है। कैसा मंत्रिमंडल विस्तार? भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार के अंदर किस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है, किसी को नहीं मालूम। मंत्रिमंडल में जगहें खाली हुई हैं 3 से 4। मंत्री बनने के लिए जो फौज खड़ी हुई है बीजेपी के अंदर विधायकों की, वो है 20 से 22। किसको मंत्री बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे, सरफटव्वल की स्थिति है। समन्वय इनका सिंधिया जी का नहीं बन पा रहा, जनता भुगतान कर रही है उसका। विपक्ष के सवाल वाजिब हो सकते हैं, क्योंकि सत्ता का सारा गुणाभाग ही संख्या बल पर टिका है। 2018 में बीजेपी इसी संख्या बल के फेर में फंसकर पिछड़ गई थी, लेकिन मार्च 2020 में सिंधिया ने इसी ताकत से कमलनाथ सरकार को गिरा दिया। पिछली बार उनकी इसी ताकत का असर कैबिनेट में भी नजर आया, लेकिन उपचुनाव के नतीजों में स्थितियां बदल गई हैं। विधानसभा की कुल सीट 230 हैं और बहुमत का आंकड़ा 116 है, लेकिन वर्तमान में एक खाली सीट होने से बहुमत का आंकड़ा 115 है। 28 सीटों के उपचुनाव के बाद सदन में बीजेपी के पास 126 सदस्य हैं, बहुमत से 11 ज्यादा, और कांग्रेस 96 पर पहुंची। 28 के उपचुनाव में बीजेपी को 19 सीटें मिली, जिसमें 13 सिंधिया समर्थक जीते। इस लिहाज से देखें तो सिंधिया के बिना भी सरकार को खतरा नहीं, क्योंकि 7 अन्य का बीजेपी को समर्थन हासिल है। इसी गणित पर अब सबकी निगाहें हैं। सिंधिया समर्थक 2 पूर्व मंत्री इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया चुनाव हार गए हैं। बीजेपी में आए पूर्व मंत्री एंदल सिंह कंसाना को भी हार का सामना करना पड़ा। इन 3 पूर्व मंत्रियों की भरपाई किस आधार पर होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सत्ता का पावर प्ले। मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट तेज है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अब इस मंत्रिमंडल के विस्तार की जो बातें हैं उसमें कोई अवरोध नज़र नहीं आता है और ना कोई इस तरह का प्रेशर ग्रुप नज़र आता है जो मुख्यमंत्री के नाते शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ाए या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाए। बीजेपी के पास साफ तौर पर अब स्पष्ट बहुमत है और स्पष्ट बहुमत के साथ 3 साल बिना किसी बाधा के सरकार चलाने की एक साफ सुथरी सड़क भी उसके सामने है, जिस पर उसको अपनी गवर्नेंस की गाड़ी दौड़ानी है। तो ये बहुत साफ है कि शिवराज जी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये मैसेज फिर कहीं इंटरप्रिटेशन इसका निकाला जाए कि कैबिनेट के विस्तार में कहीं कोई उलझन है, कहीं कोई पेचीदगी है, कहीं कोई मुश्किलात हैं, और वो बहुत क्लियरली ये चाहेंगे। बल्कि इस बार तो हमें ये लगता है कि वो मैसेज देना चाहेंगे कि बहुत स्मूथ मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ, आत्मविश्वास से भरे चेहरों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब की मौजूदगी में एक सादा, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है और अभी काफ़ी फिर दूसरी लहर की बात है, तो एक सादे लेकिन एक गरिमामय और प्रसन्नता से भरे समारोह में वो आगे बढ़े, और इसके लिए सारी माकूल वजहें जो हैं वो उनके सामने मौजूद है। तो निश्चित तौर पर अगर राजनीतिक तौर पर हम देखें तो कहीं कोई मुश्किल और कोई भी बाधा नज़र नहीं आती है। अब सवाल ये है कि शिवराज जी क्या, जैसा हम देखते हैं कि 6 स्थान अभी मंत्रिमंडल में रिक्त हैं 230 सदस्यीय विधानसभा के मद्देनज़र,
तो इसको देखते हुए ये बात भी बहुत साफ है कि वो कुछ स्वतंत्रता लेने की स्थिति में हैं। तो क्या राजेंद्र शुक्ला जी, रामपाल सिंह जी और एक दो और चेहरे जो सिंधिया जी के समर्थक भी हो सकते हैं, क्या वो नज़र आएंगे? बिल्कुल हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवराज जी अब जो टीम बनाएंगे इस कैबिनेट के साथ, हालांकि ये 4, 5, 6 चेहरे ही हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ वो ये ज़रूर चाहेंगे कि आगे कोई उलझन ना हो और मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर दौड़ाने के लिए एक मजबूत टीम के साथ वो आगे बढ़ सके। आज इसी अहम मसले पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं जबलपुर से जुड़ रहे हैं शशिकांत शुक्ला जी, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत करता हूं शुक्ला जी का। हमारे साथ हैं इंदौर से हर्षवर्धन प्रकाश जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और कांग्रेस के साथी जब जुड़ेंगे तो उनका परिचय। सबसे पहले हर्षवर्धन जी की एक टिप्पणी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हर्षवर्धन जी, किस तरह देखते हैं? अब कोई बाधा नहीं है तो मैसेजिंग बड़ी साफ होनी चाहिए, और हो सकता है बिल्कुल हो ऐसी कि शिवराज जी एक प्रसन्नता भरे वातावरण में अपने साथियों को चुने। 2 तो तय हैं ही, उनके विभाग भी तय हैं, जिन्होंने संवैधानिक बाध्यता के चलते सिलावट जी और गोविंद सिंह जी ने इस्तीफा दिया था। और बाकी 2-3 चेहरे, इससे अधिक की संभावना नहीं देख पा रहे हैं हम, ऐसे हो सकते हैं जो शिवराज जी के मनपसंद साथी हों। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसा कि आपने अपने खबर के इंट्रो के प्रोग्राम की शुरुआत में बोला कि शिवराज सिंह चौहान अब जो हैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गए हैं उपचुनाव की जीत के बाद, और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि जो सिंधिया खेमे पे उनकी निर्भरता अब उतनी भी नहीं रह गई है, क्योंकि परिणाम कुछ ऐसे आए हैं। बहरहाल फिर भी शिवराज और सिंधिया, जिसको शिव सिंधिया एक्सप्रेस लोग बोलते हैं लोकप्रिय रूप में, उसमें 6 बर्थ खाली हैं। 2 बर्थ जो कि संवैधानिक प्रावधानों से छोड़नी पड़ी थी, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसीराम सिलावट, उनकी लगभग आरक्षित हैं। बची 4 बर्थ। अब शिवराज सिंह चौहान का मेरे ख्याल से प्रयास ये रहेगा कि जो उनके भाजपा के डीएनए के साथी हैं, मूल डीएनए के, उनको कहीं ना कहीं सेट किया जाए, ताकि पार्टी कैडर में ये संदेश जाए कि हम आपकी चिंता कर रहे हैं, हम आपकी परवाह कर रहे हैं, और ऐसा वो करेंगे भी। बहरहाल मेरा ऐसा मानना है कि जो शिवराज की नई टीम होने वाली है, वो टीम केवल आज या कल की बात नहीं है। वो टीम जो 3 साल के बाद चुनाव होने वाले हैं, उनको भी बहुत कुछ तय करने वाली है। क्योंकि अगर असंतुष्ट रह गए, आप देखें विंध्य से राजेंद्र शुक्ल का दावा बन रहा है, महाकौशल से अजय विश्नोई हैं, संजय पाठक हैं, सुरेंद्र पटवा हैं, रामपाल सिंह हैं। तो ऐसे जो पुराने चेहरे जो कि शिवराज सिंह चौहान की पुरानी टीम के चमकते सितारे थे, उनको भी जो है आप कह लीजिए निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जगह बहुत कम है और दावेदार बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के सामने एक चुनौती भी है कि कैसे वो बैलेंस बनाते हैं। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, लेकिन गुंजाइश भी बहुत है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 पद तो यही हो गए, क्योंकि तय है कि कांग्रेस की तर्ज पर उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को नहीं जाएगा, बीजेपी अपने पास रखेगी। दूसरा, निगम मंडलों का पिटारा जो उन्होंने 2013 से 18 के बीच, जिसमें उन्होंने काफ़ी किफ़ायत बरती थी, इस बार मुझे लगता है कि दिल दरिया रहेगा उनका। और निगम मंडल की ये जो उड़ान है, ये बहुत सारे नेताओं तक पहुंचेगी और वो संतुष्ट करेगी। मैं शुक्ला जी को भी शुभकामनाएं दे रहा हूं उसके लिए, कि ईश्वर करे कि अपनी योग्यता, और उसमें तो कहीं वो पीछे है नहीं, और ये भी एक हो जाए तो क्या बुराई है शुक्ला जी इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कतार में सभी खड़े ही हैं, और लिफ्ट करा दे, कभी थोड़ा सा भाग्य का भी जोर लग जाता है तो लिफ्ट हो जाता है व्यक्ति। बहरहाल थोड़ा दार्शनिक मत होइएगा, खुलकर बोलिएगा सर, हम सब मनुष्य हैं और मनुष्यों की तरफ बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। जी शुक्ला जी, तो माने कि एक 4-5 सदस्यीय कैबिनेट मध्य प्रदेश में हम जल्दी देखने जा रहे हैं। जी शुक्ला साहब, सर जी। देखिए, तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, मंत्रिमंडल के विस्तार की आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार को करना चाहिए और करेगी। अब कितने समय लगेगा ये अभी एग्जैक्ट बताया नहीं जा सकता, पर हाँ मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि इन क्षेत्रों से और उनको प्रतिनिधित्व लेना है, विस्तार करना है, विभिन्न विभाग किनको देना है, योग्यता क्षमता के अनुसार, और इस सभी के अनुसार वो तय करेंगे, सभी से सलाह लेंगे, पार्टी जी से सलाह लेंगे, खुद का अपना होगा,
और इस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, जब भी होगा सब तो बराबर प्रतिनिधि देने का काम होगा। जी, लेकिन इसमें ये जो कयास है कि सिंधिया जी के समर्थक भाजपा में आने के बाद कोई किसी का समर्थक नहीं है, भाजपा में आने के बाद सब एक ही रंग में रंग जाते हैं। सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और भाजपा के समर्थक है, भाजपा के झंडे के समर्थक हैं। भाजपा की ये विशेषता है, इसलिए भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है और इसलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए आने वाले समय में भाजपा के मंत्रिमंडल के विस्तार को, शासन के विस्तार को किसी गुटबाजी की दृष्टि से, समर्थकों की दृष्टि से देखना उचित हम नहीं समझते। जो विशेषाधिकार के रहते हुए पार्टी में आप सहमति के साथ सभी क्षेत्रों से बातचीत करते हुए जो संतुलित मंत्रिमंडल बनेगा, जिससे मध्य प्रदेश का विकास हो, मध्य प्रदेश गाड़ी विकास के रास्ते पर दौड़े, वो प्रयास होगा और ऐसा मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। जी बिल्कुल। जी जी, आपने जो कहा कि निगम मंडल में मुझे भी जो आपने धन्यवाद दिया, तो मैं पूर्व में महाकौशल विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। जी जी जी, तो हम तो कार्यकर्ता है, यदि जिम्मेदारी आती है तो करते, नहीं करते तो कार्यकर्ता के रूप में उतने उत्साह के साथ काम करते रहते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। बिल्कुल सर, एकदम शास्त्रीय टिप्पणी है बीजेपी के कार्यकर्ता की, वरिष्ठ कार्यकर्ता की। ना 1 इंच कम ना 1 इंच ज़्यादा, कितनी गुगली फेंक लें, कितनी स्विंग फेंक लें, पिच पे नमी भी हो, बारिश भी हो चुकी हो, कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता से कुछ कहलवाना जो है वो लोहे के चने चबाने से कम नहीं है। प्रणाम है शुक्ला जी आपको, बढ़िया आगे इसी तरह संगठन गढ़े चलो। जी जी, भाजपा का कार्यकर्ता जी, भाजपा का कार्यकर्ता कार्य करते करते इतना मजबूत मैच्योर्ड हो जाता है, सच्चाई से उसका साक्षात्कार होता है। संगठन क्या है, संगठन की सच्चाई क्या है, सत्ता क्या है, सत्ता की सच्चाई क्या है, संगठन और सत्ता और समाज की सेवा, इन सभी का समीकरण उनके सच को जानता है। इसलिए निश्चित रूप से वो भाजपा कार्यकर्ता इसी शैली में बात करता है। यही तो कैडर कहलाता है, यही तो परिपाटी है, यही तो सिद्धांत है, यही तो संस्कार है। कैडर के जिसको पीछे एक दिल भी तैयार धड़कता किया है जाता सर। है, ये कोई उस सिखाया नहीं जाता, दिल कोई को philosophy उस नहीं दिल है, को इसको हम नजरअंदाज लोगों ने- मत करिए शुक्ला जी। कैडर के पीछे नहीं, एक दिल ठीक भी है। है जी, एक दिल भी है, और नहीं, अब यही समाज दिल के कहता है समर्पण कि का, समाज के समर्पण का जब हम जी जी जी, चलिए मैं आऊंगा, आप सर जी, लौटूंगा आपकी तरफ, समाज फिर के दूसरे समर्पण दौर का में लौटूंगा मैं। समाज अब के अब्बास साथ हफीज सेवा साहब का हमारे साथ संकल्प जुड़ गए लेने हैं। के बाद, राष्ट्र के जी समर्पण का संकल्प लेने के बाद जी जी जी, कांग्रेस के युवा नेता तो वो हैं ही, प्रवक्ता भी हैं। अब्बास हफीज साहब, आपने सुनी शुक्ला जी की भी बात सुनी, आपने इसके पहले हर्षवर्धन जी को भी सुना। किस तरह आप देखते हैं कैबिनेट का, क्योंकि अब दबाव मुक्त कैबिनेट का ये विस्तार है शिवराज जी के लिए, कोई उनके सामने चैलेंज नहीं है, सरकार बहुत साफ तौर पर आगे बढ़ेगी, 3 साल तक अपने रोड मैप पर आगे बढ़ने के लिए कोई कठिनाई नहीं है, किस तरह देखते हैं? शरद जी, जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में डाल दी कि विधायक उड़ के चले गए किसी और राजनीतिक दल के, सत्ताधारी दल के, और तो मुझे लगता है कि ये कहना गलत होगा कि दबाव मुक्त अब कभी रहेगा। अब हमेशा मध्य प्रदेश का कैबिनेट हो, सरकार हो, वह दबाव में ही रहेगा। विधायक जो हैं, संख्या बल जिस तरह से होता है और जो मामले होते हैं, ये कह रहे थे महाकौशल के, मुझसे याद आया मुझे महाकौशल से कि महाकौशल से अजय विश्नोई जी भी आते हैं। हमने उनका कार्यकर्ता का रूप भी देखा था, अजय विश्नोई जी की चिट्ठी भी पढ़ी थी हमने, अजय विश्नोई जी की नाराजगी भी देखी थी। अब इनका ज़्यादा प्रेशर इसलिए है क्योंकि हर एक भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो ये कहते थे पर्दे के पीछे से कि भाई सर्वाधिक मंत्री जो हैं चुनाव हार गए तो हमारे पास बहुत बड़ी जगह हो जाएगी, सब एडजस्ट हो जाएंगे। क्या रामपाल सिंह जी, क्या पटवा साहब, क्या अजय विश्नोई जी, क्या हमारे यशपाल सिसोदिया जी, ये तमाम लोग, सबको एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये हुआ कि सबसे बड़ी परेशानी आ गई भाजपा के सामने कि उनके पास कैबिनेट में जगह नहीं है, किसको निकाल के बाहर करेंगे? जब ही अभी जो हारे हैं वही इस्तीफा कितनी मुश्किल से दे रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कर दीजिए एडजस्ट, कितने निगम मंडल भरना है भर दीजिए, लेकिन क्या मेरे मध्य प्रदेश के जो लोग हैं जो बेरोजगार हुए हैं, क्या उनकी नौकरियों को भरेंगे? क्या रिक्त पदों को पूरा तरह से एक बार में भर देंगे? अगर एक बार में पूरे मध्य प्रदेश के जो शासकीय रिक्त पद हैं, अगर उनको भर दिया जाए तो जो बेरोजगार युवा घूम रहा है उसको रोजगार मिल जाएगा। इसकी बात कोई नहीं करेगा। ये कहेंगे कि 500 पद भरने वाले हैं, 1000 पद भरने वाले हैं, जबकि मध्य प्रदेश में एक बड़ी मात्रा के अंदर शासकीय रिक्त पद पड़े हुए हैं, उनको कोई नहीं भरेगा। मध्य प्रदेश के युवा को एडजस्ट कहां किया जाएगा? मध्य प्रदेश के उस व्यापारी को कहां एडजस्ट किया जाएगा जो गलत नीतियों के चलते अपने कारोबार को खो रहा है?
ये अभी भी जो बात हो रही है मध्य प्रदेश में बीजेपी के एडजस्टमेंट की हो रही है। कब तक ऑबलाइज करेंगे अपने नेताओं को, मध्य प्रदेश की जनता कब ऑबलाइज होगी? सत्ता की लोलुपता के चलते मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी ने एक भयावह रूप ले लिया कि लॉकडाउन में क्या हुआ, क्या देरी हुई, भीड़ कैसी लगाई गई, चुनाव के मद्देनजर, चुनाव को देखते हुए उसके परिणाम सबने देखे। न जाने कितनों ने अपनों को खोया, न जाने कितनों ने अपने रोजगार खोए। करोड़ों में आंकड़ा देश का है बेरोजगारी के मामले के अंदर। चलिए। ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी? लेकिन सर, आप क्या उम्मीद करते थे कि वो कौन सा रास्ता होता? चुनाव कोरोना में ही होता, तमाम जो चीज़ें हैं वो इन्हीं परिस्थितियों में होती, जो हालात मध्य प्रदेश में बने थे उसको लेकर उंगलियां उठ सकती हैं, बेहिचक उठ सकती हैं। आप बीजेपी की तरफ उंगली उठा सकते हैं, आपका अधिकार है ये। बीजेपी के पास अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, मीडिया के अपने विश्लेषण के सिरे हैं, लेकिन इसके अलावा रास्ता क्या था? 5 साल के लिए सरकार को चुना था मध्य प्रदेश की जनता ने। क्या उसकी ये गलती थी कि उसने भाजपा को नकार दिया था? एक ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल किया जाता है जो 22 विधायकों को बाहर लेके जाते हैं। हाफिज साहब, हमारी क्या उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार? हमारी 2 फाड़ के लिए हम जिम्मेदार होते अगर बीजेपी ने सिंधिया जी को राज्यसभा और 22 विधायकों में से बिना विधायकी के 14 को मंत्री नहीं चलिए, बनाया अब ये अतीत तो की ये बात है। सीधे सीधे बात हो जाती है। मैं हर्षवर्धन जी की तरफ एक बार फिर चलूंगा। हर्षवर्धन जी, कैबिनेट का ये जो रास्ता है, ये एक ऐसा पॉलिटिकल संदेश भी है मध्य प्रदेश के लिए जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे सकते हैं कि अब हम मध्य प्रदेश में इस टीम के साथ, जिसका संकेत आपने भी किया कि ये आने वाले 3 साल का हमारे कैबिनेट के सहयोगी हैं, क्योंकि 28 आपके पास हैं और आपके पास जो गुंजाइश है वो 4 या 5 की दिखती है विशुद्ध रूप से। तो आपके पास कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आपको 7, 8, 10 लोग लेने हैं कि काफ़ी क्षेत्रवार, विश्लेषणवार। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कैबिनेट, नगर निगम मंडल, इन सब के जरिए समायोजन होगा। हो सकता है हमें कुछ नए प्राधिकरण और नए निगम प्रकोष्ठ भी हमें आकार लेते दिखे इस बार मध्य प्रदेश में। लेकिन ये जो मैसेजिंग है, ये मैसेजिंग देना आप कितना ज़रूरी मानते हैं? क्योंकि एक राजनीतिक स्थायित्व का संदेश इस कैबिनेट से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को दे सकते हैं। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और 2 साल का सूखा है शरद जी। नवंबर 2018 में चुनाव हुए, भाजपा सत्ता से बाहर होती है, कांग्रेस आती है। 2 साल से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनको सत्ता में भागीदारी दी जाएगी। दूसरी बात, मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में नर्मदा में बहुत पानी बह गया। भाजपा, अब 2 साल पुरानी भाजपा कतई नहीं रह गई। मुझे लगता है कि जनता भी शायद एक थोड़ी सी ताजगी की उम्मीद कर रही है मंत्रिमंडल में कि साहब जो पुराने चेहरे हैं उनके स्थान पर नए लोग भी आए, उनको मौका दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नेतृत्व को और अपने लोगों को थोड़ा बदलाव तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर शिवराज सिंह चौहान के मंत्री 2028 चुनाव नहीं हारते तो शायद वापस वो मुख्यमंत्री बन जाते। तो वही लोग थे, वही शिवराज सिंह चौहान थे, चुनाव उनको हारना पड़ता है। तो कहीं न कहीं इस समीकरण का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अब मतदाता एक नई भाजपा देखना चाहते हैं, एक नई सरकार देखना चाहते हैं। 3 साल का वक्त उनके पास है, कोविड के झटके अर्थव्यवस्था झेल चुकी है, अब एक रिवाइव होता दिखाई दे रहा है मामला। प्रदेश को आपको कहाँ लेके जाना है, रोड मैप आपका क्या हो? तो मुझे लगता है चुनौतियाँ अब ये होनी चाहिए कि जो शिवराज सिंह चौहान की नई टीम हो वो प्रदेश के मुस्तकबिल के लिए तैयारी करे, प्रदेश को इन झटकों से बाहर निकाले कोविड के। मध्य प्रदेश कोई बहुत रिच प्रदेश नहीं है, हमारे पास संसाधन बहुत सीमित हैं। तो मेन अब फोकस ऐसा हो कि प्रदेश को एक एडवांटेज मध्य प्रदेश के लिए काम किया जाए, उससे आगे निकले कोविड से, ये एक बड़ी बात होनी चाहिए। शुक्ला जी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि कैबिनेट जो है शिवराज सिंह चौहान जी की, और उसमें जो कुछ नए सदस्य शामिल हो सकते हैं, उनके लिए कोई फूलों की सेज इस बार नहीं बिछी है। आमतौर पर जब सामान्य परिस्थितियां होती हैं तो राजनीति का ये सबसे सुखद समय होता है जब आप मंत्री बनते हैं। लेकिन अभी जो हालात हैं पूरी दुनिया के, और मध्य प्रदेश भी उसका हिस्सा है, वहाँ आपके लिए है परफॉर्मेंस। और जो बात हर्षवर्धन जी ने कही वो बिल्कुल ठीक है कि मतदाता भी ये चाहते हैं कि चलिए साहब, हमने आपको चुना, मौका दिया हमने आपको, और 2018 के जनादेश को भी इस उपचुनाव में बदल दिया हमने और बीजेपी के पक्ष में दिया। ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है कि 2 साल के अंदर ही मतदाता ने अपना मानस बदला, जो भी कारण हो। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि ये बीजेपी नई है, बीजेपी की सोच नई है,
और अब तक 15 सालों में जो आपने मध्य प्रदेश में किया है, ये 3 साल उससे भी एक अलग बीजेपी की मांग करते हैं। तो चुनौती, चुनौती और चुनौती, आपके राजनीतिक आकाश पर यही लिखा है शुक्ला जी, यही पढ़ना है आपको और इसी को बांच कर आगे बढ़ना है। जी जी शुक्ला जी सर। बिल्कुल ठीक बात शरद जी, आप बात कह रहे हैं कि ये 3 साल हमको भरसक मेहनत करनी है, हमारी सरकार को मेहनत करनी है, और जो रफ्तार कम हो गई विकास की कोरोना महामारी के चलते और कांग्रेस की 15 महीने की सरकार के चलते, जितने बाधाएं आई हैं, योजनाएं जितनी बंद हुई, उनको पुनः चालू करना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर सभी विभागों को गतिमान ढंग से आगे बढ़ना और मध्य प्रदेश के नए स्वरूप में खड़ा करना, ये एक बहुत मेहनत का, बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। और सरकार इसके लिए अपने मंत्रिमंडल को उचित योग्यता के अनुसार तैयार करेगी। भविष्य में जैसा आप कह रहे हैं कब मंत्रिमंडल तैयार होगा, तो जब भी होगा तो पूर्णतः पूरी कैबिनेट इसके लिए लगेगी कि मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में सुचारू रूप से विकास के काम हो। अभी लंबी बात यदि करूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए संक्षिप्त में मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार लगातार चुनौती मानते हुए इन 3 वर्षों में काम करेगी, नए परिणाम ला करके देगी। मध्य प्रदेश की जनता से जो चूक हो गई थी, मध्य प्रदेश जनता ने वो भूल सुधार, त्रुटि सुधार कर दी है। हमें फिर जिम्मेदारी हमारे कंधों पर दी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। मंत्री बनना नहीं बनना ये खुशी का विषय कभी व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन वास्तव में मंत्री बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को लेके लोगों के बीच काम करना, शासन में काम करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो अभी हमारे कांग्रेस के वक्ता भी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में रोजगार और सारी समस्याएं गिना रहे थे। अब कांग्रेस को बड़ी तकलीफ है, सरकार चली गई। मैं तो कह रहा हूँ आपकी सरकार में यदि सुचारू रूप से काम होता, मध्य प्रदेश सफलता की ओर नहीं बढ़ता, वो उन विधायकों को नहीं लगता कि हम जनता के बीच जाकर सफलता नहीं गिना पा रहे और मध्य प्रदेश के भले के लिए इस्तीफा देके वो चले गए, मध्य प्रदेश बर्बाद हो रहा है और उसको उसका सम्मान दिया मध्य प्रदेश जनता ने। मध्य प्रदेश की जनता के अंदर वही पीड़ा थी जो उन विधायकों ने उस पीड़ा को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। एक 30 सेकंड तक तो इन बातों को लेकर सरकार की अब कांग्रेस को बड़ी तकलीफ है। और रोजगार का अभी ये कोरोना काल है, इसके बाद निश्चित रूप से कोई योजना शुरू की है रोजगार के लिए आपने? सेक्टर बढ़ेगा, कोई रोजगार के लिए योजना शुरू की है आपने? जिन विधानसभाओं में उपचुनाव थे वहां तो बड़ा ज्यादा के चिल्ला की योजनाओं की शुरुआत हो रही थी। मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार है, आपने कोई उसकी तरफ सार्थक कदम उठाए तो बताइए यहाँ पे। अरे आप गिनाइए सार्थक कदम, हर क्षेत्र में काम हमने कदम किया, उठाए रिकॉर्ड बताइए काम ना। किया मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश का में, युवा हर देख रहा है इस बेरोजगार वक्त काम यहाँ किया मंथन न्यूज है। आप को, देखिए वो जाकर जानना 15 चाहता साल है का कि आपने रिकॉर्ड क्या उठा कदम करके उठाया हमने उसके काम लिए। किया है। नगरीय 7 निकाय साल के अंदर सत्ता पर आपकी बैठ पार्टी करके आपने जो बेरोजगारी फैलाई, जो गरीबी फैलाई, जो कच्ची सड़कें दी, जो बिजली अंधकार दिया मध्य प्रदेश को, क्या नहीं दिया है आपने? वो शासन दे करके आपने मध्य प्रदेश को इस हालात में छोड़ा था। 15 साल में ही मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी है। अब ये 1.5 साल आपने बर्बाद किया, खजाना खाली किया, बेरोजगारों को धोखा दिया। हम मध्य प्रदेश के फिर किसानों बेरोजगारों के साथ खड़े होंगे, मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। ये हमारा संकल्प और हमारा वचन भी है। अब्बास हफीज साहब, अब्बास बहुत कम वक्त है मेरे पास, लेकिन चुनौतियां आपके लिए भी लिखी हैं, बल्कि आपके लिए अधिक चुनौतियां लिखी हैं, क्योंकि सत्ता से अलग हटकर लड़ना ये एक चुनौतीपूर्ण काम है। संख्या आपकी अच्छी है, आपको अपना रोड मैप भी तैयार करना है 2023 का, आप जैसे युवा फ्रंट लाइन में आए ये भी तय करना है, और बीजेपी जैसी कार्ड बेस्ड संगठन आधारित पार्टी से टक्कर भी लेनी है। देखिए हर पार्टी के लिए आज चुनौती बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जिस तरह का आज राजनीतिक माहौल बन गया है वो सबके सामने है। एक तरफ यह है कि हमारे बीजेपी के वक्ता महोदय जो है वो तो गिना नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने अपनी क्या योजना है। अब इसके सवाल जब विधानसभा में होंगे, जो आपने कहा कि हमारा संख्या बल, विपक्ष संख्या बल बहुत अच्छा है, जब विधानसभा में ये सवाल होंगे तो ये समझ में आएगा कि ये किस तरफ जाएगी। इस सरकार से 3 साल के अंदर युवा बेरोजगार जो हुआ उसको रोजगार दिलाने का काम करेंगे, जो व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं उनका बर्बादी को खत्म करने का काम करेंगे, जिससे कि 2023 में जनता फिर से हमको आशीर्वाद देके दोबारा वापस भेजेगी। और कैडर के अंदर नए नए युवाओं को मौका दिया ही जाता है कांग्रेस पार्टी में, और युवाओं को मौका मिलेगा, जिसका जो काम है उसको मौका मिलेगा, लेकिन बेरोजगारी पे भागने नहीं देंगे। शुक्ला जी, आपसे हर बार सवाल होगा सड़क से लेके सदन तक कि हमारे युवा के लिए रोजगार देने के लिए क्या सार्थक कदम उठाएं। हमें आपकी चुनौती स्वीकार है भाई, बहुत बढ़िया, तो दीजिए रोजगार। विपक्ष को सकारात्मक दृष्टि से लेते हैं आप, बिल्कुल आलोचना का अधिकार है आपको, हम काम करेंगे। यही अंदाज होना चाहिए शुक्ला साहब, बहुत बधाई आपको। बिल्कुल ठीक बात है कि सवालों के लिए तैयार रहिए और मुकम्मल जवाब तैयार रखिए। हर्षवर्धन जी, कुछ सेकंड्स में आप अपनी बात करके फिर मैं कंक्लूड करूंगा इस बातचीत को। जी हर्षवर्धन जी, जी जी
शरद जी, जितना मैं शिवराज सिंह चौहान को मैं जानता हूं और उनको मैं ऑब्जर्व करता रहा हूं बतौर मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो उनकी अधूरी योजनाएं थी वो उसको पूरा करेंगे। और एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि 2018 में जब भाजपा सत्ता से बेदखल हुई तो कई मतदाताओं ने ये कहा कि यार शिवराज सिंह चौहान तो अच्छे मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके विधायक और मंत्रियों ने ठीक काम नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी चुनौती उनके सामने भी है कि अपनी टीम का चुनाव जब वो करें तब ऐसे चेहरे चुने जो कि प्रदेश को विकास के पैमानों पे आगे ले जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मुझे लगता है कि कोविड का ये पूरा एक साल जो हमने देखा है, ये एक बेहद उलट पुलट का साल रहा है 2020 की अगर हम बात करें। और इस उलट पुलट के बीच मध्य प्रदेश की राजनीति ने भी खूब उलट पुलट की है। और मुझे लगता है ये आने वाले 3 साल में, ये नहीं कहूँगा क्योंकि अब एक स्थायित्व का जनादेश बीजेपी के पास है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के माथे पर लिखा है चैलेंज। क्योंकि दोनों ही चुप होकर, खामोश होकर, शांत होकर, प्रसन्न होकर नहीं बैठ सकते हैं। दोनों के मुस्तकबिल में, दोनों के भविष्य में नियति ने या लोकतंत्र ने यह लिख दिया है कि आपको अटूट परिश्रम करना है, जनता को लुभाना है, अपने को और बेहतर करना है, अपने ढांचे को और मजबूत करना है, और इसमें जो श्रेष्ठ होगा वो 2023 में आगे बढ़कर अलंबरदार हो सकता है। तो ये भी गजब बात है लोकतंत्र की या नियति की, डेस्टिनी की। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो दोनों ही पार्टियों का, अगर आप रियल मीनिंग में जनादेश पूछें इस उपचुनाव के बाद का, तो वो जनादेश है चैलेंज, चैलेंज और चैलेंज। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, धन्यवाद अब्बास हफीज साहब, धन्यवाद हर्षवर्धन जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।